देखो दो थ्योरम बताते हैं अभी, और कल दोनों आएंगे, अच्छे से पढ़ लेना। ये कहाँ है? मार्कर यहाँ पर रखा था, ये प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। प्रूव दैट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम दोनों हमेशा आते हैं। प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? किसी ट्रायंगल में समान साइड के सामने का एंगल इक्वल होता है। किसी ट्रायंगल में समान साइड, इक्वल साइड के सामने का एंगल समान होता है। यानी ए बी ए सी की इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी की लेंथ यदि 5 सेंटीमीटर है तो ए सी की लेंथ भी 5 होगी, दो साइड इक्वल है। तो ए बी के सामने का एंगल सी है और ए सी के सामने का एंगल बी है, तो सामने के एंगल इक्वल होंगे, प्रूव करना है ना। यदि ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो बी इज इक्वल टू सी प्रूव करना। किसी ट्रायंगल की समान साइड के सामने का एंगल इक्वल होता है। यदि साइड ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ सेम है तो ए बी के सामने का जो एंगल है और ए सी का जो अपोजिट एंगल है, ये दोनों सेम होंगे, प्रूव करना। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। गिवन में क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, प्रूव क्या करना? एंगल बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो क्या लिखोगे? गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए बी ए सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ड्रा ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बी ए सी का एक बाइसेक्टर खींचते हैं, एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं। एंगल मान लो ये 60 डिग्री का है, मान लो तो 30 डिग्री से डिवाइड करके एक लाइन खींचा, यानी एंगल का बाइसेक्टर है ना। साइड का बाइसेक्टर नहीं खींच रहे हैं, एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है। तो एंगल का बाइसेक्टर खींचने का तरीका जानते हो? इसको सेंटर मानो, कोई रेडियस लेकर राउंडर से एक आर्क खींच दो, इसको सेंटर मानो और इसके आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर इधर भी आर्क खींचो और इधर भी आर्क खींचो, जहाँ कट जाए तो उसको मिला दो, वे हो जाता है बाइसेक्टर। कंस्ट्रक्शन में पढ़ोगे, पर अभी फिलहाल यहाँ पे कोई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख दो ड्रा ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी विच इंटरसेक्ट्स आर बी सी एट डी। यहाँ पे देखो ए डी, ड्रा ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। क्या लिखेंगे? ड्रा ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी which intersect side BC at D, which intersect side BC at D। जो बाइसेक्टर खींचे हैं वह साइड BC को D पर काटता है बाइसेक्टर। मतलब AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD, BAC एंगल का बाइसेक्टर खींचे हैं। और जो बाइसेक्टर खींचे हैं बाइसेक्टर क्या करता है? BC को D पर काटता है, BC को D पर काटता है, ठीक है। प्रूफ क्या होगा?
रीजन इसका कैसे दे पाएंगे? एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुनो, एंगल बी को एंगल सी के इक्वल प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। इसके देखो दूसरे नंबर में बी है और इसके दूसरे नंबर में सी है, तो बी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी होगा, ई का करस्पॉन्डिंग एंगल ए होगा, डी का करस्पॉन्डिंग एंगल डी होगा, तो बी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी होगा। बीच में ये भी है, बीच में ये भी है, तो बी इक्वल टू सी प्रूव हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए अभी एक प्रॉपर्टी आप जाने हो, यस ए यस। यहाँ पे देखो आपको इस बात का पता है कि ये ए बी साइड इन ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी में हम देखते क्या है, ए बी की लेंथ ए सी के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है ए बी की लेंथ ए सी के इक्वल है, दिया है। और बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, बिकॉज ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन ए डी है। यदि ये 90 डिग्री का है तो 45 का होगा, 60 डिग्री है तो 30 का होगा, ठीक है ना। जो यह 70 डिग्री का है तो 35 का होगा, क्योंकि एडी बाइसेक्टर है किस एंगल का? बीएसी का। तो बाइसेक्टर है, इसका मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इस एंगल का मेजरमेंट इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन साइड, एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन साइड। एडी इस ट्रायंगल में भी है, एडी इस ट्रायंगल में भी है। तो देखो ये दोनों साइड और ये दोनों साइड सेम है, और ये दोनों साइड के बीच के एंगल भी इक्वल है, तो क्या लग गया? यस ए यस। तो क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई कंस्ट्रक्शन ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड। सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है टू ट्रायंगल ए सी डी, सो बी इज इक्वल टू सी बाई सी पी सी टी। सी पी लिखते हैं corresponding part of congruent triangle। अब देखो चलो पहली बार ऐसे होता है। देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई कंस्ट्रक्शन और ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाई, क्या लिखोगे? यस ए यस रूल, कॉन्ग्रुएंस थ्रू एंस रूल, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी हेंस प्रूव, ये प्रूव करना, ठीक है। इसी का अपोजिट देखो, prove that side opposite to equal angle of triangle
आर इक्वल, वहाँ क्या था एंगल अपोजिट, यहाँ साइड अपोजिट। इसी ट्रायंगल के एंगल सेम है, जैसे बी सी के इक्वल है तो ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। वहाँ क्या था ए बी इक्वल टू ए सी गिवन में था, तो प्रूफ किए बी इक्वल टू सी, जो यहाँ प्रूफ किए हुए लेकर चलेंगे। तो बी सी के इक्वल है तो प्रूफ करो ए बी इक्वल टू ए सी। प्रूव करना है कि साइड इक्वल है, यदि एंगल इक्वल है तो प्रूव दैट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। किसी ट्रायंगल के दो समान एंगल के सामने की साइड इक्वल होती है, ठीक है। दो एंगल यदि इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। तो इसमें भी क्या करोगे, डायग्राम यही रहेगा, लिखोगे थोड़ा सा गिवन में, गिवन इन ट्रायंगल ABC, गिवन इन ट्रायंगल ABC, गिवन इन ट्रायंगल ABC क्या दिया है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। टू प्रूफ क्या प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रा AD इज परपेंडिकुलर, ड्रा AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, वही चीज, ड्रा AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC which intersect side AC at D. Draw AD is bisector of angle BAC which intersects side AC at D. Which intersects side AC at D. ये कंस्ट्रक्शन हुआ। अब क्या लिखोगे, प्रूफ। प्रूफ में क्या करोगे, थोड़ा सा एक चीज बताना है, ये भी बताए थे आप लोगों को। जैसे मान लो दो ट्रायंगल है इस प्रकार के आपके पास, ठीक है, ABC और ये ट्रायंगल PQR। तो आपको ये पता हो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, यदि मान लो ये 60 का है तो ये भी 60 का हो, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर की तो ये भी 6 सेंटीमीटर की हो, ठीक है। और ये क्या है 50 का है तो ये भी 50 का हो, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और AB इज इक्वल टू क्या होगा, PQ। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल PQR की, इसको कहते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल। वहाँ क्या रहता था, बीच में एंगल रहता था ना, यहाँ इंक्लूडेड एंगल इक्वल रहता था, ये यहाँ इंक्लूडेड साइड इक्वल रहती है। जो एंगल इक्वल हैं उन्हीं एंगल को में इंक्लूड होने वाली साइड इक्वल है। जैसे ये एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल A एंगल C के इक्वल है। जो एंगल इक्वल है, जिस लाइन में दोनों एंगल इक्वल साइड कंटेन, दोनों एंगल कंटेन, किस साइड में दोनों एंगल कंटेन है, AB में दोनों एंगल कंटेन है। ये दोनों एंगल कंटेन है PQ में, तो वे वाली साइड भी इक्वल हो, जिसमें दोनों एंगल इक्वल हैं। जो ये एंगल इक्वल हैं वे वाले एंगल जिस साइड में इंक्लूड है कंटेन है, वे वाली साइड भी इक्वल हो, तो उसको बोलेंगे एंगल साइड एंगल। और वहाँ क्या रहता था, साइड एंगल साइड, ठीक है। जो साइड इक्वल रहती थी उन्हीं के बीच वाला एंगल, जो एंगल इक्वल है उन्हीं के बीच वाली साइड, जो एंगल इक्वल है उन्हीं के बीच वाली साइड, यहाँ जो साइड इक्वल है उन्हीं के बीच वाला एंगल, यस ए एस, यहाँ AS, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपको पता है, B इज इक्वल टू C, क्वेश्चन में पता है, और AB इज इक्वल टू AC। नो सर, एंगल B इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दिया, B इज इक्वल टू C, पता करना है। नहीं, यहाँ प्रूफ AB इज इक्वल टू AC प्रूफ आय करना है ना, यस सर, तो B इज इक्वल टू C हो गया है ना। यस सर। और ये गलत हो रहा है, ये भी तो पता ही नहीं, पता कहाँ है, ये भी बता दिए।
उस बार कैसे बताए थे? देखो लिखे हो, वो वाला रख नहीं रहा। नहीं लाए हो? चलो दूसरा तरीका बताते हैं, ये ऐसे नहीं लगेगा तो, क्योंकि यहाँ मान लो ये साइड तो हो गया इक्वल, ये साइड भी ये एंगल इक्वल क्वेश्चन में दिए है, ये तो बाइसेक्टर कंस्ट्रक्शन से हो गया, ये इक्वल है इसके। अब ये तो वाली साइड पता ही तो नहीं है आपको, ये तो प्रूफ करने जा रहे हैं। एबीसी कहाँ पता है क्या है? एक होता है एंगल साइड, एंगल साइड। देखो यहाँ पे एंगल साइड लगाते हैं। एंगल साइड में क्या होता है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल क्या है एबीसी, एक ट्रायंगल क्या है पीक्यूआर। देखो एबीसी और पीक्यूआर, ठीक है। एंगल साइड क्या होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो और ये साइड इस साइड के इक्वल हो, अथवा ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, इसके आगे वाली साइड ये इस साइड के इक्वल हो। तो यहाँ एंगल साइड बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल साइड। एंगल साइड चाहे एंगल साइड, चाहे ये वाली साइड इक्वल हो चाहे ये वाली साइड इक्वल हो। तो यहाँ पे देखो जो हम अभी एंगल का बाइसेक्टर खींचे हैं तो क्या करेंगे, ड्रा एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। एडी परपेंडिकुलर खींचेंगे साइड बीसी में, जब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ईच 90 डिग्री। AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, तो क्या होगा एंगल साइड, एंगल साइड। यहाँ भी एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB इज इक्वल टू AC बाई CPC। AB इज इक्वल टू AC बाई CPC, ठीक है ना। तो ये वाला कंस्ट्रक्शन पर बदलना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, क्या लिख दोगे कंस्ट्रक्शन, ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC। क्या लिखोगे, ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ये लिखा है ड्रा AD, परपेंडिकुलर का साइन है, ड्रा AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है ना। अब प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ACD। तो क्या करोगे, सबसे पहले एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA, ईच 90 डिग्री। फिर क्या लिखोगे, AD इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, ठीक है। AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, रीजन बाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो ट्रायंगल फिर क्या लिखोगे, AB इज इक्वल टू AC, सो AB इज इक्वल टू AC, रीजन बाई CPCT, बाई CPCT, हैंस प्रूव किया, हैंस प्रूव। इसके पहले वाले में क्या किए थे, एंगल का बाइसेक्टर खींचे थे ना, और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं AD को BC पर। कोई जरूरी नहीं है कि ये बाइसेक्टर है, ये कंफर्म है कि BC पर ये परपेंडिकुलर है, पर ये कोई जरूरी नहीं है कि जो परपेंडिकुलर है वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ दूसरे वाले में AD परपेंडिकुलर खींचे हैं साइड BC में, और वहाँ क्या किए थे पहले वाले में एंगल A का बाइसेक्टर खींचे थे AD, है ना। AD
बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी वहां लिखे थे, यहाँ क्या लिखे, ड्रा एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। सर ये क्यों नहीं इक्वल पार्ट में कभी डिवाइड करेगा, मतलब कोई ऐसे क्वेश्चंस में? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। अब मान लो कोई ट्रायंगल इस प्रकार का है, ऐसे है ना, ट्रायंगल की ना बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये तो साइड होने इक्वल होने पर काटेगा ही, पर वहाँ पे ये नहीं कह सकते दावे के साथ कोई इक्वल होगा, उसका भी तर्क देना पड़ेगा। जैसे मान लो हम इसका परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, तो परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, देखने से पता चला कि ये एंगल इसी के मल्टीपल नहीं है, सही क्या? तो ये कहाँ आप बोल सकते हैं दावे के साथ कि दोनों इक्वल होंगे? हम जब इतना कहते हैं कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी में, ठीक है, तो ये भी तो नहीं कह सकते कि ये इसके इक्वल है, और ये भी नहीं कह सकते कि ये भी इसके इक्वल है। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि दोनों साइड के एंगल 90 डिग्री का, ठीक है ना। वैसे दोनों साइड इक्वल होने पर ये निश्चित रूप से ये डी मिड पॉइंट होता है, आगे की थ्योरम है, 9th क्लास में ही पढ़े हो। परंतु यहाँ आपसे मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर खींचा गया है, ये नहीं कह सकते ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कोई आपके पास तर्क नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जब परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री के दोनों, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन के दोनों साइड के एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। हमें इस एंगल को इस एंगल की इक्वल बताना हमारा मकसद भी था, ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए, एंगल साइड, ठीक है। और दुनियादारी से मतलब है नहीं हमको, ठीक है। ये एंगल इस एंगल की इक्वल है पहले से पता है, ठीक है। और ये एंगल इस एंगल की इक्वल पता हो गया परपेंडिकुलर खींचने की वजह से। और एडी तो देख ही रहे हो कि एडी इस ट्रायंगल में भी शामिल है और एडी इस ट्रायंगल में शामिल है। तो एडी की लेंथ यदि 25 सेंटीमीटर है इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में भी 25 सेंटीमीटर की होगी। कहने का मतलब दोनों ट्रायंगल के एक साइड इक्वल है, क्योंकि एडी दोनों में शामिल है। तो एडी की लेंथ चाहे जितनी हो, इस ट्रायंगल की एडी की लेंथ जितनी होगी वही इस ट्रायंगल की एडी की लेंथ वही होगी, ठीक है ना। तो ये होगा, ये थ्योरम प्रूफ हो गई। अब ये पूछते रहते हो आप लोग कि रूट 5 को नंबर लाइन में, कुछ पीछे का बता देते हैं, अभी कल टेस्ट है तो रूट 5 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। हमारे स्कूल में ये करवाए ही नहीं। उनके पानी से कर लेना। नो सर, इस क्वेश्चन तो कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं करना। रूट 5 का हाँ, रूट 5 रूट 2 हर साल आता है, जब मालूम नहीं, हमारे यहाँ पढ़े ही नहीं है। रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। मेरा क्या करना, बनाएंगे पेपर में, इससे हमारे स्कूल में नंबर लाइन रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। वो हम नंबर लाइन में एक पॉइंट ले लेते हैं, और एक पॉइंट है, ये मान लो इसको क्या लिख दे, एक्स, ये क्या लिख देंगे, एक्स एक्स डैश। अब एक पॉइंट ए इस प्रकार से लेते हैं कि ओ से ए तक की लेंथ 2 है। अब पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, ए जेड, क्या खींच दे, ए जेड, परपेंडिकुलर लाइन खींचे पॉइंट ए से। तो परपेंडिकुलर लाइन कैसे खींचते हैं जानते हो, ए को सेंटर मानोगे और कोई रेडियस का एक ऐसे, ठीक है। अब इसको उसी 3 पार्ट में डिवाइड करो, इसको सेंटर मानो, इसको सेंटर मानो, इसके आधे से डिस्टेंस लेकर इधर भी आ, इधर भी, इसको मिला दो, तो क्या आ गया है, इसमें पॉइंट ए से परपेंडिकुलर लाइन खींच गई। तो यहाँ से यहाँ तक 2 माने हो। अब हम यहाँ से एक पॉइंट ऐसा बी चाहिए जिसकी लेंथ ए से बी तक की लेंथ क्या होनी चाहिए, 1। तो ए को सेंटर मानो राउंडर से, और 1 यूनिट डिस्टेंस लेकर इसमें एक आर्क बी काट दिए, एक आर्क बी काटे, अब बी और ओ को मिला दिए, बी और ओ को क्या किए, मिला दिए। तो ये कंफर्म पता है कि ओ से ए तक की लेंथ डिस्टेंस 2 है और ए से बी तक की डिस्टेंस 1 है। तो यहाँ पीजीटी जब लगाओगे तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ ए 2 पता है, 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 + 1,
तो OB इज इक्वल टू, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो OB इज इक्वल टू √5, दोनों साइड के स्क्वायर रूट आप ले लिए, ठीक है। तो OB के स्क्वायर रूट ऑफ OB, ठीक है। अब नंबर लाइन में √5 चाहिए, तो O को सेंटर मानो, OB को रेडियस ले लो राउंडर से, O को सेंटर, अब B को, OB को रेडियस लेकर एक आर्क खींच दो। अब ये आर्क OS को जहाँ काटता है उसका नाम C रख दो, और ये पॉइंट C जो होगा नंबर लाइन में √5 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पॉइंट C नंबर लाइन में √5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले क्या किए, नंबर लाइन में एक पॉइंट O लिए, ठीक है। फिर टेक ए पॉइंट A on XS dash such that OA is equal to 2 unit, ठीक है। ड्रा AZ परपेंडिकुलर ऑन OX, ठीक है। टेकिंग O एज सेंटर, 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एज रेडियस, ड्रा एन आर्क, कहाँ एक आर्क खींचते हैं, विच इंटरसेक्ट AZ एट B पर कितने सेंटीमीटर का, B पर जो काटता है, यानी A को सेंटर मानेंगे, 1 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के AZ में एक आर्क खींचेंगे जो B पर काटता है, ठीक है। और OB को मिलाते हैं, और O को सेंटर मानकर OB रेडियस लेकर एक आर्क ड्रा करते हैं जो OS को C पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो C √5 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लिखेंगे स्टेप ऑफ, क्या लिखेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, लिखो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर फर्स्ट, टेक O on the number line, on the number line, take O on the number line, ठीक है। फिर क्या करेंगे, taking a point A on OX such that OA is equal to 2 unit, taking a point A on OX such that OA is equal to 2 unit। तीसरा लिखोगे, ड्रा AZ परपेंडिकुलर ऑन OX, AZ परपेंडिकुलर खींचे हैं किस पर, OX पर, ये OS पर क्या है, खींचे AZ, हाँ ठीक है, OS में ही नहीं खींचा है, OX में AZ परपेंडिकुलर खींचा है। चौथा, ठीक है, टेकिंग A एज सेंटर, ठीक है, टेकिंग A एट सेंटर, 1 यूनिट एज रेडियस, टेकिंग A एज सेंटर, 1 यूनिट एज रेडियस, ड्रा एन आर्क which intersect ray AZ at B। क्या लिखे, टेकिंग A एज सेंटर, 1 यूनिट एज रेडियस, ड्रा एन आर्क, ठीक है, विच इंटरसेक्ट रे AZ एट B। AZ में एक आर्क खींचे हैं 1 यूनिट रेडियस लेकर, ठीक है, जहां काटता है वे आर्क है, उसका नाम रख दिए B, ठीक है। क्या लिखा गया, टेकिंग A एट सेंटर, A को सेंटर मानकर, 1 यूनिट रेडियस लेकर, ठीक है, एक आर्क खींचा किसमें, रे AZ में,
जो जहां पे वो आर्क काटता है उस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे? टेकिंग ए एज सेंटर, 1 यूनिट एज रेडियस, ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट रे एजेड एट पी। ठीक है ना? अब क्या लिखेंगे? 5वें नंबर पे ज्वाइन ओ बी, ज्वाइन ओ बी। ठीक है, ज्वाइन ओ बी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा सर। हाँ सब लिखवे तो लिखवे करो, और क्या लिखोगे? सर एक सर्कल टाइप में करने का रहता है, वो किस तरह है? तो सर्कल है ना बनाएंगे अभी। नहीं। वो रूट 9.3 का है सर, वो भी तो बुक में है रूट 9.3। हाँ तो वो तो आगे है, वो तो जब आप इकट्ठे हम सब कैसे बता देंगे, उस तक तो बारी बारी जब से शुरुआत करेंगे बताएंगे पूरा। तो अभी बार बार जब टेस्ट में आता है तो उसको बता रहे हैं ताकि ये न कहो कि पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, इसे उनको तो जब क्रम से पढ़ाएंगे तब पूरा सब फिर पढ़ाएंगे एक बार फिर से बना दिया। हाँ, ज्वाइन ओ बी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल देन बाय पीजीटी। तो आगे लिखने वाले ना है, अब चिंता क्यों कर रहे हैं? खत्म थोड़ी हो गया। इन ट्रायंगल कहाँ से आ गया ये? अब लिखो, वेरिफिकेशन भी लिख सकते हो यहाँ पे, या ऐसे लिख दो इन ट्रायंगल। क्वेश्चन 6 नंबर डाल दो, इन ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल लिख दो, इन राइट ट्रायंगल OAB, OAB बाई PGT, PGT मीन्स थ्योरम, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT, पाइथागोरस थ्योरम से मतलब है। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल OAB बाई PGT क्या लिखोगे? OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही ना होता पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? OB का स्क्वायर, OA के स्थान पे क्या लिखेंगे? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1। ठीक है, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, OB इज इक्वल टू रूट 5, क्योंकि एक फार्मूला है यदि x स्क्वायर इज इक्वल टू n है तो x इज इक्वल टू रूट n होता है। स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर वाली नंबर रूट में हो जाएगी। ठीक है, तो OB इज इक्वल टू रूट 5। 6 नंबर में ये हो गया। 7 नंबर में क्या लिखोगे? टेकिंग O एज सेंटर, OB एज रेडियस, ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट OX एट C। क्या करेंगे? टेकिंग O एज सेंटर, OB एज रेडियस, ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट OX एट C। Thus point C represent root 5 on the number line। ठीक है, क्या लिखें? टेकिंग O एज सेंटर, टेकिंग O एज सेंटर। ठीक है, OB एज रेडियस, ड्रा एन आर्क, टेकिंग O एज सेंटर, OB एज रेडियस, ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट OX एट C, विच इंटरसेक्ट OX at C। Taking O as center, OB as radius, draw an arc which intersect OX at C। Thus point C represent root 5 on the number line। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो O से B तक की डिस्टेंस आपको पता है ना, कंफर्म रूट 5 है, तो वही तो O से C तक की भी डिस्टेंस होगी, क्योंकि हम उसी को सेंटर मान के ना सर्किल खींच रहे हैं। तो सर्किल में चाहे जितने पॉइंट होंगे वे सब पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से क्या रहेगी? सेम रहेगी। यहाँ से भी हम एक सर्किल भी खींच देंगे तो सभी पॉइंट की ओ से डिस्टेंस रूट 5 ही ना रहेगी।
तो जब सर्किल जो खींच रहे हैं उसी सर्किल में तो पॉइंट सी भी है कि नहीं? Yes. तो ओ से सी तक की डिस्टेंस भी √5 रहेगी। हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना भी था कि नंबर लाइन में √5 को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट वो मिल जाए, ठीक है? तो हम इसके लिए ओबी के लेंथ का √5 कंफर्म करके दिखा दिए आपको, √5 है ओ से बी तक की डिस्टेंस। अब ओ को सेंटर मानकर ओबी को रेडियस मानकर जो सर्किल खींचेंगे तो सर्किल में कहीं भी जो पॉइंट होगा उस पॉइंट की ओ से डिस्टेंस √5 ही रहेगी कि नहीं? तो इसी पॉइंट भी सर्किल में ना है, इसलिए ओ से बी इसी तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ओबी के इक्वल होगी। तो ओबी कंफर्म है कि √5 है, तो ओसी भी क्या होगी? √5, ठीक है? तो टेकिंग ओ एज सेंटर, ओबी एज रेडियस, ड्रा एन आर्क व्हिच इंटरसेक्ट OS at C, thus point C represent √5 on the number line. Thus point C represent √5 on the number line. 10 point C represent √5 on the number line. इतना लिखना रहेगा हर बार। अब हाँ, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ये नहीं कहना कि आप पढ़ाया नहीं गया है। अब ये फरवरी तक आता रहेगा, जनवरी तक, जब तक परीक्षा नहीं हो जाए। सर वो बता दीजिए, फाइंड द 5 रेशनल नंबर। नीचे के दोनों को लिख लिया इसको। Yes, sir. 5 मिनट बचा है। 5 मिनट बचा है। सर बता दीजिए। देखो हम एक और तरीका बताते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड रेशनल नंबर फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन, आप अपना तरीका लगाते रहोगे, हम एक और तरीका बताते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 हैं? लिख ले इसको सब, कोई नीचे वाला। गिवन लिखो 2 रेशनल नंबर 3 and 4, 3/1 भी कर सकते हैं, 4/1। देन टू फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन नहीं, लिखना ही पड़ेगा ऐसे, हर एक क्वेश्चन को आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा ऐसे। क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, इसके लिए क्या कर रहे हैं, वैसे नहीं क्या सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन को हूबहू क्वेश्चन नहीं लिखना है, उसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या करने वाले हो, क्या ज्ञात करना है, उसको फाइंड करने के लिए आपका फिर उसको सॉल्व करो, क्योंकि पता ही नहीं है क्या कर रहे हो आप, बोल कुछ पता ही नहीं है, क्या दिया है, क्या इसकी मदद से क्या निकालने जा रहे हो, तब ना उसको सॉल्व करोगे। हर एक क्वेश्चन में लिखना जरूरी रहता है। अभी तक भले ना लिखते रहे हों, अभी बच्चों छोटे बच्चे मान करके माफ कर दी जाती थी गलती, लेकिन अब नहीं की जाएगी, सबको यही लिखना है, ठीक है? सब क्वेश्चन में जहाँ पॉसिबल है, ठीक है? गिवन 2 रेशनल नंबर 3 and 4, टू फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है? अब क्या करोगे? हैं? काहे एलसीएम लेंगे, नीचे के डिनोमिनेटर इससे भी ना है, नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 10 का 20 का, जिससे तुमको करना है। देखो ना, 6 रेशनल नंबर निकालना है ना, तो 6 से अधिक 7 8 9 किसी का, ठीक है? तो 3/1 into 7/7 ऐसे कर दो, और यहाँ पे 4/1, तो यहाँ पे 7/7, तो क्या होगा? 7 3 30, ये क्या होगा?
बटे 7। अब यहाँ 21 और 28 के बीच में 22 यस सर, अपॉन ऐसे तो हाँ ऐसे निकाल अच्छा समझ में आगे आगे सही आगे सनी को आगे रेशनल नंबर आया। आज बड़ी अंतिम रात है। जनक लाएगा नहीं इसलिए बोल रहे हैं और 22 upon 7, 23 upon 7, 24 upon 7, 25 upon Yes, sir, 7, आ गया आंसर। 26 upon 7, 27 आ गया आंसर। हाँ मिल गया 6। यस सर, ये आर। ऐसे इजी लगता है, ऐसे स्कूल आर। वाले भी बताते हैं। आर दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक है। सर हम लोग पहले ही तरीके से सॉल्व करते ठीक हैं। है। यस सर। अब हम मान लेते हैं कि एक नंबर को मान लिए x, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 और n इज इक्वल टू क्या है 6। छठ नंबर में निकालना है। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, y की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 1। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, जिसने जितने नंबर निकालना जो है 6। 1 upon 7। हाँ, तो 1 अपॉन क्या आ गया 7, ठीक है। 10 6 रेशनल नंबर between 3 and 4 are is as follows, as follows। क्या होगा, a प्लस 1d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, x प्लस 1 लिखो, x प्लस 1d, x प्लस 2d, s प्लस 3d, s प्लस 4d, s प्लस 5d, ठीक है। x प्लस 6, ठीक है। अब s की वैल्यू क्या, 3, और d की वैल्यू क्या है 1/7। 3 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 7, 3 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 7, 3 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 7, और 3 प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 7, ठीक है। और 3 प्लस 6 इंटू 1 अपॉन 7। तो इसके नीचे 1 लिख लो, एलसीएम क्या आएगा 7, तो क्या होगा 22/7, ठीक है। फिर क्या होगा 7 7 21 2/7, ये क्या होगा 21 प्लस 3 अपॉन 7, ये होगा 21 प्लस 4 अपॉन 7, ये होगा 21 प्लस 5 अपॉन 7, फिर क्या होगा 21 प्लस 6 अपॉन 7। तो देखो यहाँ पे 22/7 हो गया, ये क्या होगा 23/7, 24/7, 25/7, फिर क्या होगा, फिर 27/7, आगे होगा 28/7, इसके पहले क्या होगा 21/7 होगा, और 7 तरीके 21 हो जाएगा। ये क्या है 7 4 जा 20। तो देखो 3 इज लेस देन 22/7 इज लेस देन 23/7 इज लेस देन 24/7 इज लेस देन 25/7 इज लेस देन 26/7 is less than 27/7 is less than 4। तो 3 और 4 के बीच नंबर मिल तो गई, ठीक है ना। यस सर। 3 और 4 सर के ये वाला बीच मेथड बहुत बड़ा है। लिख लो, इसको भी वो ऑप्शन में deeply लिख लो। है। हाँ लिख लो भाई, क्या दिक्कत है, लिखना चाहिए ना विज्ञान में, पर जानना जरूरी है। Yes, sir. 3 और 4 के बीच मिल गई 6 नंबर। जानना सब चाहिए, चाहे जो आसान रहेगा वही लगाना चाहिए।
छोटी नंबर को s मानना है, बड़ी नंबर को y। और d का फार्मूला होता है बड़ी नंबर माइनस छोटी नंबर अपान n+1।